पर आपका दोबारा स्वागत है। आज हम लोग III के जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो है IC 90 HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट साइंस। तो बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या रखा है। IC 90 HRM और ये है हमारा चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट साइंस। इस चैप्टर के शुरू करने में पहले यहाँ पर बताया गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में दिस चैप्टर डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स इवोल्यूशन। हम लोग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, द थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल, ये भी जानेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो है पॉइंट वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट डिफिनेशन है इसका, मैनेजमेंट इज द साइंस that deals with the use of resources. Management is the science that deals with the use of resources in an organization in order to achieve the purpose of the organization. उस organization का क्या क्या purpose है उसे achieve करने के लिए हम जो resource use करते हैं उसी का नाम है management. Every organization has a variety of resources at its disposal. They are acquired at a cost. कोई भी जो है उसका रिसोर्स है उसे एक्वायर्ड किया गया है एक कॉस्ट के बेसिस पर। उसके ही ऊपर जो है हम उसे किस तरीके से अपने काम में ला सकते हैं, मैनेजमेंट अपना उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसको ही जानने का नाम, उसी को ही मैनेज करने का नाम मैनेजमेंट है। The subject of management lays down principle and concept relating to this process of using the available resources. इसी का जो है जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, इसको यूज करने का, रिसोर्स को यूज करने का, इसी का नाम है जो है हमारा मैनेजमेंट। इंडिविजुअल परसुइंग ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कॉल्ड गोल्स। हम लोग इंडिविजुअल जो है अपने किसी ऑब्जेक्टिव के तहत जिसको हम लोग जो गोल समझते हैं, जानते हैं हमारा मकसद क्या है। ऑल्सो यूज रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम, इक्विपमेंट्स, मटेरियल एटसेट्रा टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू सच इंडिविजुअल परसूट एज वेल, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन बट इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए भी यही सारा कुछ है। हम जो है हमारे पास उस चीज़ को अचीव करने के लिए मनी, टाइम, मशीन भी कह सकते हैं हम लोग। इफ़ वी आर यूजिंग द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इफ़ वी आर यूजिंग द डिवाइस, तो हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं उस अपने एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में, इसे भी जो है हम लोग मैनेजमेंट ही कहेंगे। इवोल्यूशन कैसे हुआ है मैनेजमेंट का, इवोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन रहता है, इवोल्यूशन one of the earlier works in the Arthashastra by Chanakya। ये अर्थशास्त्र, इसको किसने लिखा था? चाणक्य ने। ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। चाणक्य के और किस नाम से जानते हैं हम लोग? कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता, और एक नाम से जानते हैं विष्णुगुप्ता, who lived between the 350 BC and 275 BC and was a professor in Taxila। ये कहाँ के प्रोफेसर? टक्सिला में थे यूनिवर्सिटी, and also advisor to the emperor Vikramaditya Maurya and also an advisor, किसके थे ये? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मौर्य। यहां से क्वेश्चन रहता है,
द अर्थशास्त्र एज वेल एज द चाणक्य नीति, इवन इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, the Arthashastra as well as the Chanakya Niti laid down precise rule relating to monetary and fiscal policies. अब जो है ये किससे डील करता है? ये जो है हमारा the Arthashastra as well as Chanakya Niti, ये वाला दोनों ही जो lay down precise rules relating to monetary and fiscal policy. Monetary and fiscal policies, security of the state, relation with other kingdoms, etc., as well as the responsibilities of the king for the welfare of people. नॉट ओनली द मॉनेटरी पॉलिसी, ये तीनों चीज भी जो है यहाँ पर प्रिसाइज किया गया है, डिफाइन किया गया है अर्थशास्त्र में। इसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी चीजें जो है जिसको जो है हम लोग गौर करते हैं, जब समझते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से मैनेजमेंट में यहाँ पर उसको काम किया है, मैनेजमेंट किस तरह से उसे मैनेज करके बनाया गया है, जिसमें एक और जो है हमारा द मैग्निफिसेंट पिरामिड ऑफ गिजा। ये कहां पर है? ये है हमारा इजिप्ट में, were built more than 4,000 years ago, involving 2.3 million block of stones by 10 of thousands of workers with different skill over a period of nearly 20 years में इसको बनाया गया है। हमारे पास और भी है, एलोरा केव है, एलोरा केव नियर औरंगाबाद। Sometimes we got this question in GK also. In Maharashtra, was carved out of a rocky hill between the 5th and 10th century, the Brihadeshwara temple in Thanjavur. Thanjavur in Tamil Nadu was built 1,000 years ago with stones collected over 60 miles away. 60 miles away, the stone weighing 80 tons. एक stones का जो वजन है वो 80 tons का था और 60 miles away से उसे कैरी करके बनाया गया था। Was carried to the top of the temple at a height of 260 feet. सोचिए इसमें हम लोग जो है अगर गौर करें तो इसमें कैसे कैसे जो है हम लोगों ने इसको मैनेजमेंट किया है काम को, इवन के बहुत ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जो है बाहुबली मूवी हम लोगों ने देखा होगा, उसमें जो है वो थोड़ा सा काम करते हुए कैसे लोग एक दूसरे से यूनिट कर करके एक दूसरा अपना अपना काम जब अंजाम देते हैं तो एक मैनेजमेंट के शक्ल में वो काम किस तरह से जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन और वो है क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन लाइन ऑफ कमांड। एक एक्सप्रेशन है, यहां से क्वेश्चन आता है द एक्सप्रेशन लाइन ऑफ कमांड कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट इज बोरोड फ्रॉम मिलिट्री। ये कहां से बोरोड किया गया है? borrowed from मिलिट्री से लिया गया है। नेक्स्ट, टू मैनेज well even a simple job as the one referred to the earlier paragraph, it would be necessary
किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए अगर हम उसको जो है बांट दें हिस्सों में, तो हम लोग समझ सकते हैं कौन सा किसके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन सा किसके लिए क्या मैनेज करना है। ये सिंपल लाइन में देखते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, फॉर समवन टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन, कोई अगर ऑपरेशन का इंचार्ज है तो उसे रोल को क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन, इसे कहेंगे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी। For him to know what should be the final result when the job is completed, और उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा when the job is completed, वो है ऑब्जेक्टिव। To know what should be the final result and when the job is completed, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टू वर्क आउट हाउ द जॉब शुड बी डन एंड हाउ मच टाइम इट शुड टेक, ये है प्लानिंग। नेक्स्ट है टू वर्क आउट हाउ द जॉब शुड बी डन and how much time it should take, इसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग। The number of persons to be engaged in the task and the amount of money and other resources that may be required, ये है resources। The number of person and how much money will be required to complete that task, it is known as resources. And to arrange all these things, to arrange to gather the resources, to arrange to gather the resources, that is called organizing. Next है, let's see management as a science. मैनेजमेंट एज ए साइंस कैसे है? What is management science? Management is the science that deals with the use of the resources in an organization in order to achieve the purpose of the organization. Management science deals with issues relating to managing a group. First of all, deals with the use of resources, deals with the use of resources in order to achieve the purpose. And next, management science deals with the issues relating to managing a group. Relating to managing a group of person and other resources in such a way to achieve the objectives for which the group is formed. इन दोनों से क्वेश्चन आता है। Next, what are the resources in management? मैनेजमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज है?
ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? इट नीड्स रिसोर्सेज टू अचीव द चूजन ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को यूज करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो रिसोर्सेज क्या क्या है? जनरली जो है वो यूज रिसोर्सेज है वो है मैन, इंडिविजुअल, मटेरियल्स, मशीन्स, मनी एंड टाइम। इसको फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस मिनट्स, that is time. For remembering we can say 5 M's। यहां से एक क्वेश्चन रहता है हमारा, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। द एक्सप्रेशन ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू पीपल, ये एक क्वेश्चन रहता है ऑनलाइन में। ह्यूमन रिसोर्स हम किसे कहेंगे? ये है रेफर्स टू पीपल। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट रिसोर्स टू मैनेज। इंसान को मैनेज करना ही बहुत मुश्किल का काम है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर ये पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। और एक बतौर सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? मैनेजमेंट को साइंस कहेंगे या आर्ट्स कहेंगे? उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, लाइक अ फिजिक्स और केमिस्ट्री। दिस सजेस्ट पॉसिबिलिटीज, यहां पर पॉसिबिलिटीज बताता है। जैसे वी मे से दैट मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। कैसे? दोनों ही हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। किसी भी चीज को हम लोग जो मैनेज करेंगे, ये जो प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट is an art, but the body of knowledge, the body of on which managers depend on their for their action is a science। क्या हो गया? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैनेजमेंट करने का, वो है आर्ट, बट द बॉडी ऑफ नॉलेज, द नॉलेज वी आर गेनिंग, वो है साइंस। और इसके ऊपर भी सवाल आता है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन कैसे हुआ साइंस का, मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट साइंस का इवोल्यूशन The development of theoretical framework of management came about only with the industrial revolution in the UK and US। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही ये शुरू हुआ है हमारा मैनेजमेंट का। In the late 18th and 19th century, as industrialization and international trade and commerce developed, the need for systematic study of managerial aspect became evident। After the introduction of industrial revolution, we can say कि यहाँ पर से emerge हुआ है। इसमें जो है the main school of thought, ये भी सवाल आता है हमारा, main school of thought। Main school of thought which developed in developing management science are as follows। क्या क्या है? मैक्स वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, मैक्स वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी।
ये किसका है? ये है हेनरी फोर्ड फ्योल का। हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। ये है हमारा एल्टन मायो एंड अदर्स। सिस्टम अप्रोच, नेक्स्ट कंटिंजेंसी, ये है मेन स्कूल ऑफ थॉट 1 2 3 4 5 6। बेस्ड ऑन दीज आहिस्ता आहिस्ता हम लोग शुरू करते हैं और सब एक दूसरे को पढ़ने की जानने की कोशिश करते हैं कि किसमें कौन सी बात किसने क्या कही या क्या बताई है। पहला चलते हैं हम लोग, वो है मैक्स वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ये क्या है भाई? One of the earliest writer on management was Max Weber. He was a German professor. कौन थे ये जर्मन प्रोफेसर थे इन सोशियोलॉजी। किसमें? इन सोशियोलॉजी। इन हिज बुक टाइटल द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इनका बुक जो है वो क्या है? यहां से क्वेश्चन आता है। बुक है इनका द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक organization. Weber described a former organization as a legal rational system. उन्होंने बताया है ऑर्गेनाइजेशन को लीगल रैशनल system based on precisely defined and organized across the board competencies of various offices and individuals. He called such a system bureaucracy. और इसी सिस्टम को जो है वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। यहां से सवाल आता है, उनके बुक का नाम, ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द एसेंशियल कंपोनेंट। एसेंशियल कंपोनेंट इनका क्या क्या है? Essential components of a formal bureaucratic organization as described by Weber, वो क्या बताते हैं? वो पहला बताते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सवाल रहता है यहां से, डिवीजन ऑफ लेबर meaning that every level and position the tasks to be performed are to be clearly defined and determined. Next है hierarchy of position। Hierarchy of position क्या है? Meaning that the chain of command is clearly defined and understood along with responsibility and accountability at every level. पूरा जो है वो हमारा पोजीशन डिफाइन होना चाहिए, उसके पास क्या अथॉरिटी है वो भी डिफाइन होना चाहिए, ताकि जो है वही अकाउंटेबल हो और उसके जिम्मेदार वही। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स,
ये बताता है हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स रिलेटेड टू कंडक्ट एंड डिसिप्लिन व्हिच शुड अप्लाई यूनिफॉर्मली टू एवरीवन। इट शुड नॉट बी बायस्ड, इट शुड नॉट बी प्रेजुडाइज कि हाँ भाई हायर अथॉरिटी के लिए डिफरेंट रूल है, स्मॉलर वन के लिए अलग रूल है, नीचे वालों के लिए एक अलग रूल है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स ये होना चाहिए। नेक्स्ट, impersonality. Impersonality means it should not be biased. Everybody should be recruited, everybody should be placed according to his or her qualification and his skill. Recruitment, placement and promotion will be based on prescribed qualification. Next, primacy of merit. Means many people will occupy high position by virtue of their competency and not their political or social contact. ऐसा नहीं कि एक बंदा जो है हायर अथॉरिटी पर बैठा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ बटरिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट की वजह से, बल्कि वो अपनी काबिलियत के ऊपर वो पहुंचे ऊपर में। A bureaucracy as investigated by Weber worked on the basis of impersonality, not whims of individual. किसी के वहम के तौर पर नहीं बल्कि उसकी impersonality के ऊपर। Hierarchy of position represent task of different kinds. Hierarchy जो है different kinds का जो है task represent कर रहा है। Rationality which not only emphasizes impersonality but requires written records being maintained to make known the basis of action and decision. हम लोगों ने किस बेस पर उसे प्रमोट किया, हम लोगों ने किस बेस पर उसे डिमोट उसे जो है नीचे किया, डिमोट किया हम लोग को ये जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ इस बेस पर हम लोगों ने उसे किया था। A bureaucrat is assumed to be a person who is not sensitive to the outcome of the task entrusted to him and finds ways to avoid responsibility by quoting rules. सिर्फ जो है वो ब्यूरोक्रेट जो है वो रूल के बेस पर जो है वो काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हसास हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। Taylor's scientific management. The year 1911 marked the beginning of a new school of management thought which became famous under the name of scientific management. This school of thought was developed by Frederick W. Taylor. इसको किसने डेवलप किया था? Frederick W. Taylor, who was a mechanical engineer. और ये क्या थे? Mechanical engineer. He was also probably the first management consultant to be employed by a factory. Taylor applied engineering principle. इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था? इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। और आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं टेलर साहब। टेलर थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द पीस रेट सिस्टम। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था peace rate system. He attached great importance to proper job selection, placement and training so as to get maximum advantage of each employee's potential. हर किसी के जो है पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने इसको बताया था कि उसका जो है सही से जो है वो प्रॉपर जॉब सिलेक्शन हो, उसका प्लेसमेंट हो, ट्रेनिंग हो, ताकि उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं हम उसको और निखार पाएं और ज़्यादा हम उससे काम ले पाएं। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
नेक्स्ट है हमारा Taylor's idea of scientific management was based on the following principle. Every job must be understood in terms of time taken in process. This became the subject of time and motion studies. Time and motion studies. Every job must be understood in terms of time taken in process. किसी भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन प्रोसेस, दिस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ टाइम मोशन स्टडीज। और इसी के बेस पर उन्होंने उसको डिफाइन किया था, पीस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। नेक्स्ट, टेलर्स कॉन्सेप्ट लुक्ड एट द ह्यूमन बीइंग एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक अ मशीन। टेलर का जो कॉन्सेप्ट है, टेलर कॉन्सेप्ट्स, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से टेलर्स कॉन्सेप्ट लुक्ड एट द ह्यूमन बीइंग एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग को वो कैसे देखते हैं? अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन like a machine. नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेनरी फेयोल, who introduced administrative theory. हेनरी फेयोल कौन थे? ये थे आपका फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी यही था, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या है वो, उसको देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और आगे। नंबर 1, division of workers should at all levels be specified in specific tasks. This will ensure better ability, confidence and accuracy, which will in turn improve output both in numbers and in quality. अगर जो है डिवीजन ऑफ वर्क हम लोग उसके पोटेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से करके दे करके रखेंगे तो हमारा आउटकम जो होगा वो नंबर में भी होगा प्लस साथ साथ क्वालिटी भी होगा। नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। हर कोई जो है वो नहीं दे सकता। ऑथोरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स। Whoever give orders is responsible for the result of those orders being carried out. Thus, authority and responsibility go together. जो ऑर्डर दे रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है उस काम को जो है करने में। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो है वो सुपरवाइजर आकर के हमें स्टॉप कर देता है, प्लीज डोंट डू दिस एंड कंप्लीट दिस वन फास्ट। अब क्या हुआ कि किसी एक काम को करते करते हम लोग रुक गए और दूसरे काम में हमने हाथ डाल दिया, तो पहला वाला जो काम था वो पेंडिंग पड़ गया। एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड ही विल बी द आंसर गिवर, उससे जो है वो आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड वन इज डिसिप्लिन। Every member in an organization is required to respect and abide by the rules of conduct and of work process. This implies that the rules are fair and also that penalties for transgression are clear and uniformly applied. एक डिसिप्लिन वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा कि किसी से भी गलती होती है, कुछ भी होती है, तो एवरीबडी शुड बी यूनिफॉर्मल जो है वो पनिशमेंट के लिए लायक है। किसी का डिमोशन होगा, किसी का प्रमोशन होगा, तो वो यूनिफॉर्मल होना चाहिए। किसी को इंसेंटिव मिलेगा, किसी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो ये इनफॉर्मल है। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने जो है काम किया है बट वहाँ पर जो है वो
एरर्स बहुत जा रहा है, फिर भी जो है उससे काम किया है बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने उसे दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, अ पर्सन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये फायदा भी होता है इसका, बेहतर भी होता है कि एक तरफ से जो है वो मिल रहा है, तभी जो है पता चल पाएगा कि हमें कौन से काम करना, कौन से काम नहीं करना। वरना हर कोई आकर के ऑर्डर करता रहे, हर कोई आकर के हमें कमांड देता रहे, तो ये हमारे लिए मुश्किल रहेगी कि हम लोग कौन से काम को पहले करें, कौन से काम को नहीं। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और ऊपर से ही आ रहा है ऑर्डर कहीं से भी आ रहा है वो। दिस मीन्स दैट द ऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल हैव ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हम लोगों को ये टास्क कंप्लीट करना है, ये पूरा सब कोई जान रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमें ये करना है, हमें ये करना है, मल्टी लेकर के चल रहे हैं, मल्टीटास्क। ये सारा कुछ जो है वो यूनिफॉर्मल में वे में होना चाहिए, सबका जो है एक ही मकसद होना चाहिए, हमारे आउटपुट बेहतर हो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड। The interest of individual interest should not get precedence over the interest of the organization as a whole। हमारा क्या जो इंटरेस्ट है वो नहीं आ जाए, बल्कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो देख करके रखना है और वहां पर जो उसको सामने रख करके काम करना पड़ेगा। हमारा इंटरेस्ट जो है वो पहले बाद में आएगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन का आना चाहिए। नेक्स्ट है फेयर रेम्यूनरेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। Fayol suggests that fair remuneration would recognize cost of living and business condition, rewarding exceptional efforts using job rates, bonuses, profit sharing and other methods। हमारा जो है वो फेयर रेम्यूनरेशन सिस्टम लेने से क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको काम करने में, जो सबऑर्डिनेट्स उनको काम करने में मजा आएगा। यस आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, यस माय वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, और मुझे इंसेंटिव मिल रहा है और मुझे उसे उत्साह मिलेगा काम करने में। Next, centralization। This refers to the extent to which the decision-making power are retained at the higher level। ये आएगा आपका high to low। Decision making power जो है वो higher level पर हो और जो है वो नीचे की तरफ आए। Next, scalar chain। There should be a clear chain or scale of supervision from the bottom to the top। और ये जो है ये bottom से जाएगा। This principle reinforces the unity of command। ये जो है unity of command को भी enforce करता है। Next, order। There must be a place for everything and everything must be in its place। Several hours of labor and of time are wasted in organizing searches for things which are not found when required। जब हम लोग को जरूरत होती है उस वक्त जो है वो चीज़ें नहीं मिलती है। हमारा एक जो है लोकेशन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। स्टैंडर्ड्स हमारा कहाँ रहता है, हमारा मनी रिसिप्ट हमारा किस ड्रॉर में रहता है, प्रीमियम रिसिप्ट हमारा किस ड्रॉर में रहता है, प्रपोजल फॉर्म्स किस ड्रॉर में रहता है, हमारा IT रिटर्न का फाइल किस तरफ रहता है। तो एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। नेक्स्ट, इक्विटी। मैनेजर शुड बी फेयर इन देयर डिसीजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर जो है वो फेयर होना, इक्विटी फेयर होना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। Efficiency is promoted by a stable workforce। High employee turnover undermines efficiency। Stability होता है न्यूरिटी में।
नेक्स्ट इनिशिएटिव, within the limited imposed by respect for authority and for discipline, subordinate must be free to think and carry out their plans. एक तो है कि डिसीजन जो है हमारा हायर अथॉरिटी ही लेंगे, लेकिन इसके बावजूद इफ आवर जूनियर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे और एम्प्लॉयज जो है अगर वो क्रिएटिव है और बहुत अच्छा सोचते हैं, देन वी शुड प्रमोट देम, वी शुड अलाउ देम टू यूज हिज क्रिएटिविटी, वो इनिशिएट कर पाए। द लास्ट वन, esprit de corps, या फिर यूनियन इज स्ट्रेंथ। दिस एम्फसाइज द नीड फॉर टीम स्पिरिट, मोरल एंड हार्मनी। ये चीज जो है वो टीम स्पिरिट के लिए रिक्वायर्ड है और मोरल और हार्मनी के लिए रिक्वायर्ड है। हेनरी फेयर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी रेफर करते हैं उन्हें हम लोग। नेक्स्ट, human relationship approach and social system. Taylor tried to link the individual to the machine and recognize fatigue, rest periods and physical capabilities as relevant. Fayol had recognized kindness, justice, moral, teamwork, but both were concerned with the productivity and efficient task performance and studied the individual to extent he contributed to the task. यहाँ पर जो है टेलर का क्या था कि वो मैन को जस्ट एक मशीन के तौर पर यूज कर रहे थे, लेकिन दूसरे ने जो है आपका हेनरी फेयोल ने काइंडनेस, जस्टिस, मोरल, एक दूसरे पहले को साइड को खोल कर रखे काम कराने की कोशिश की, उससे जो है एम्प्लॉय से और ज़्यादा मोटिवेट करके काम कराने की कोशिश की ताकि हमारा आउटपुट ज़्यादा हो। दोनों का मंशा सेम है कि हमारा आउटपुट निकले। एल्टन मेयो along with Roethlisberger and other colleagues conducted extensive studies at the Hawthorne plant of the Western Electric Company in US to ascertain the effect of physical aspects like light, ventilation and temperature on the output of worker. क्या क्या इसका रोल है किसी एक फैक्ट्री में, उसके लाइट सफिशिएंट लाइट, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर अवेलेबल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इससे भी जो है काम करने की एक मेंटालिटी समझ में आता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन brought to light that emotional factors influence productivity more than physical environment factors. ये बहुत बड़ी चीज बात बताई उन्होंने कि इंस्टीड ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट का जो चीज हम लोग उसे देख रहे हैं, इमोशनल फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करता है किसी का प्रोडक्शन में। इफ समबडी इज मेंटली सिक टुडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पागल वाला मैड, बट वो कुछ इश्यूज की वजह से वो आज सही नहीं है उसका मूड, he will not be able to produce the good result, best result. Group standards and sentiments were more important determinants of a worker output than wage and other incentive plans. एक ग्रुप में जब कोई काम कर रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी काम करते हैं, इंस्टीड ऑफ उनको फर्क पड़े कि हमें इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बावजूद वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ग्रुप सेंटिमेंट बहुत मैटर्स करता है। एक टर्म है एर्गोनॉमिक्स। Ergonomics, looking at relationship of human body to work
thereby helping design of office furniture and instruments, panel in aircraft, cockpits, etc. in an extension of Taylor's method. Ergonomic क्या है? Looking at relationship. इस टर्म को कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। एक और आता है हमारा व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सबसिस्टम। अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिटरी होल। सिस्टम क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिटरी, एक पूरे जो है उसको जो है हम लोग ये कहेंगे ये सिस्टम है। कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कॉल्ड सबसिस्टम। इसी के अंदर जो है दो है तो वो कहलाएगा आपका सबसिस्टम। तो एक हो गया सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा सबसिस्टम। यहां से भी सवाल रहता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सिस्टम। एक है हमारा ओपन सिस्टम, एक है हमारा क्लोज सिस्टम। अ क्लोज सिस्टम हैज लिटिल कॉन्टेक्ट विद द आउटर एनवायरनमेंट। यहां से क्वेश्चन आता है A closed system has little contact, बहुत कम, with the outer environment, just like clock. An open system receives inputs from the environment, transform the inputs into output and send the output to the environment. वहां से वो रिसीव करता है, उसके बाद जो है वो देता है। इनपुट लेने के बाद इनपुट रिसीव करता है और इसी को आउटपुट में कन्वर्ट कर करके फिर ये रिलीज करता है अगेन टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें समझ में आई होंगी और भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसके चैप्टर्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स में जो है टोटल 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर्स आर देयर कंसिस्टिंग इन IC 90 HRM में। और मैं चाहूँगा कि हमेशा की तरह जो है आप मेरे वीडियोस को देखें, पसंद करें, ना पसंद करें तो आप जो है कमेंट करें, इम्प्रूवमेंट का जो है वो मौका दें हमें और बताएं कि किस किस फील्ड में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीक़ा से जो है वो और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं अपने वीडियोस को। कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बनाया कमेंट के ज़रिया, मेरी भी जो है इम्प्रूवमेंट हो, आपकी भी मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूवमेंट होता रहे। जो चीज़ें मैं जानता हूँ चाहूँगा कि आप लोगों तक के लेकर के आता रहूँ मैं। तब तक के लिए जो है आप मेरे वीडियोस देखते रहें, बेल आइकन को आप दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है और भी आने वाले दिनों में आप और भी जो है चैप्टर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट चैप्टर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे आप। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि जो है वीडियोस को आप देखें और लाइक करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।